अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको सद्दाम हुसैन के बारे में बताना चाहूँगा कि सद्दाम हुसैन कौन थे और इराक़ के सदर किस तरह बने। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1937 ईस्वी में इराक़ के शहर अल-उजा में हुई और वफ़ात 30 दिसंबर 2006 में 69 बरस में हुई। वजह वफ़ात फांसी, मदफन अल-उजा, तर्ज वफ़ात सज़ाए मौत। शहरियत इराक़। सद्दाम हुसैन का कद 186 सेंटीमीटर। जमात बाइस पार्टी। जोजा साजिदा तलफा समेरा शबंदर। सद्दाम हुसैन की औलाद में रागद हुसैन, राना हुसैन और हल्ला हुसैन। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने अपनी तालीम जामिया काहिरा और जामिया बगदाद से हासिल की। पेशा सियासतदान और फौजी अफसर। पेशा वराना ज़बान अरबी। सद्दाम हुसैन का ओहदा सिपा सलार। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के अज़ाज़ात आर्डर ऑफ जोस मार्टी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द आर्डर ऑफ असाबिला द कैथोलिक 1974 ईस्वी में इनको मिले। दोस्तों, साबक इराक़ी सदर और बाइस पार्टी के सरबराह जो बगदाद के शमाल में वाक़या शहर तकरीत के एक गरीब घराने में पैदा हुए, इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आपको बताता हूँ। सद्दाम हुसैन के वालिद की जल्द ही वफ़ात के बाद उनकी वालिदा उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चले गई। चंद साल बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सद्दाम हुसैन के साथ बर्ताव अच्छा ना था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी और इसराइली मौरख अमताजिया बेरून बताती हैं कि महल्ले के बच्चे नो उम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे और आसपास के लड़कों पर दोस्त भी जमाते थे। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीत में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। इनके ये चचा यूँ तो उस्ताद थे, लेकिन तारीख़ इराक़ पर किताब दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक़ की मुसन्फ़ा पीबी मार्क कहती हैं कि इनका माजी खासा दिलचस्प था। तो दोस्तों, चलें अब सद्दाम हुसैन की सियासी ज़िंदगी की तरफ चलते हैं। सद्दाम हुसैन अपने लड़कपन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में खासे सरगर्म रहते थे, मगर इराक़ियों की तरह वो हर बरतानवी नो आबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के ख़िलाफ़ होते गए। दोस्तों, 1958 ईस्वी के इंकलाब में इराक़ में बरतानिया हामी बादशाहियत का ख़ात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बहरानी दौर का आगाज़ हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। इराक़ी बास पार्टी के रुकन की हैसियत से सद्दाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और इनके चचा के करीबी रिश्तेदार अहमद हसन अल बाकर के मंजूर नज़र और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम इस वक्त ना कोई अफसर थे और ना फौज का हिस्सा, लेकिन मौरख कहते हैं कि अहमद हसन बाकर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम दिया करते थे। 1968 ईस्वी में बास पार्टी इक़्तिदार में आई और अहमद हसन अल बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन इसी दौर में अहमद हसन के दस्तराज रहे। हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालफिन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। इन मुखालफिन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जलाल वतन और कुछ को चुप करा दिया गया। तो दोस्तों, अब चलते हैं सदारत के मौजू की तरफ। सदर बाकर ने इराक़ी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराक़ी ख़जाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और सन 1979 में इन्होंने अपने मोहसिन अहमद अल बाकर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और ख़ुद सदर बन गए। जल्द ही इन्होंने अपनी पार्टी की इनकलाबी कौंसिल में अपने और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम ने कौंसिल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलव्वस अफराद के नाम की फहरिस्त
बाआवाज़ बुलंद पड़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शरका जज्बाती अंदाज में बाआवाज़ बुलंद सद्दाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बास पार्टी के हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी होती गई। जैसा कि मौरख बीपी मार निशानदही करती हैं, अगर कोई सियासी नज़रिया बचा तो सद्दाम अज़म का था। आने वाले बरसों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराक़ की हदूद से वाज़िह तौर पर बढ़ने लगे। वो ख़ुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख़ में अपने आप को सलाहुद्दीन अयूबी जैसे सिपह सलार के बराबर समझते थे, क्योंकि सलाहुद्दीन भी तकरीयत में पैदा हुए। तो दोस्तों चलते हैं ईरान पर हमले के मौजू पर। सदर सद्दाम के जारहाना अज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1980 ईस्वी में इस वक्त सामने आई जब इनकी फ़ौजों ने हमसाया मुल्क ईरान में पेशकदमी की। सदर सद्दाम की तवक्कुआत के बरअक्स ये जंग इन्हें बहुत महंगी पड़ी और 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंग के नतीजा में इराक़ के ख़जाने पर बड़ा बोझ साबित हुई। कुवैत पर हमला। सदर सद्दाम ने हमसाया ममालिक से इक़्तिसादी मदद मांगी। इन्होंने कुवैत पर इराक़ी तेल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया और मतलूबा मुआवजा ना मिलने पर अगस्त 1990 ईस्वी में इराक़ी फ़ौजें कुवैत में दाखिल हो गईं। सदर सद्दाम को ये फ़ौजी इक़दाम बड़ा महंगा पड़ा। इनको तवक्का थी कि बड़ी ताकतें जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ इनकी जंग में इराक़ का भरपूर साथ दिया, हथियार वसाइल फराहम करेंगी। अगर इन्होंने खुलकर हमायत ना भी की तो कम अज़ कम मुखालफत भी नहीं करेंगी। तो दोस्तों चलते हैं इराक़ पर इत्तेहादियों का पहला हमला। लेकिन हालात बदल चुके थे। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए खलीज में अपने मफादात यानी तेल और इसराइल की हिफाजत हर कीमत पर ज़रूरी थी और इसीलिए अमेरिकी क़यादत में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत अमेरिका और बरतानिया ने इराक़ पर जंग मुसल्लत कर दी। इराक़ पर अमेरिका और बरतानिया का दूसरा हमला। 11 सितंबर के वाक़या के बाद अमेरिका मुसलसल इस बात पर मुसर रहा कि इराक़ के पास वसी तबाही के हथियार हैं और बरतानिया का कहना था कि इन हथियारों को सिर्फ 45 मिनट में काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा इराक़ पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्ज़ाम भी लगा। इसलिए इराक़ पर फरवरी 2003 में अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया। लेकिन इराक़ पर अमेरिकी हमले और कब्ज़े के बाद से अब तक इनमें से कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अमेरिकी और बरतानवी गठजोड़ में शामिल मुल्कों को अगरचा अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की हमायत हासिल नहीं थी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों ने अमेरिकी बरतानवी गठजोड़ से किए जाने वाले दावों की तायद भी नहीं की थी। तहम इस गठजोड़ से हमला कर दिया गया। दोस्तों अप्रैल में सकूत बगदाद के बाद सदर सद्दाम हुसैन रोपोश हो गए। दोस्तों अब चलते हैं सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के मौजू की तरफ। इस कब्ज़े के बाद 22 जुलाई 2003 ईस्वी को मज़ूल सदर सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों ओदे और कोसे हुसैन को इराक़ के शुमाली शहर मोसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। 14 दिसंबर 2003 ईस्वी की शब मकामी वक़्त के मुताबिक शब 8 बजे इराक़ के शहर तकरीर के करीब से एक कार्रवाई के दौरान सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद इन पर अमेरिका की निगरानी में मुकदमा चलाया गया, जिसने सद्दाम हुसैन को 148 कर्दों के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई दी। इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए 30 दिसंबर 2006 ईस्वी मुताबिक 10 जुल्हज 1427 हिजरी ईद उल अज़हा के दिन सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इन्हें इराक़ की आला अदालत ने दज्जील में 1982 में 148 अफराद की हलाकत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुना दी। इन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातलाना हमले के इल्ज़ाम में
گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی اور انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ برزان التقریت اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دی گئی۔ صدام حسین پر کردوں کے خلاف نسل کشی، جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات بھی تھے۔ مقدمے میں 7 میں سے 2 ملزمان برزان التقریت انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ اور طاہا یاسین رمضان سابق نائب صدر معزول صدر کے قریبی ساتھی رہ چکے تھے۔ 5 دیگر ملزمان سابق جج الولید حامد اور باس پارٹی کے 4 سابق عہدیدار عبداللہ خادم رود، مظہر عبداللہ رود، علی دعیم علی اور محمد عزاوی علی پر بھی تدجیل ہلاکتوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، جن میں سے 2 کو موت جبکہ 4 کو قید کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ 7ویں ملزم کو ناکافی شہادتوں کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ صدام حسین نے عدالت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا۔ دوستو، مقدمے کی کارروائی کے آغاز سے ہی صدام حسین کے وکیل نے عدالتی اس تحقیق کے بارے میں سوالات جاری رکھے۔ اس مقدمہ کے جج کو مقدمہ کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام اس وقت برطرف کر دیا گیا جب مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوج کی تحویل میں رہے۔ آخری دنوں میں خبر دی گئی کہ انہیں پھانسی دینے کی غرض سے امریکی قابض افواج نے عراقی انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ ان آخری 2 ایام میں عراقی کٹھ پتلی انتظامیہ کے عہدیدار متضاد بیانات دینے لگے کہ سزا پر کب عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر انصاف نے کہا کہ قانون کی رو سے 30 دن ضروری ہیں۔ دوستو، ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹربیونل میں سخت حفاظتی انتظام کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ صدام حسین نے پھانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے بالا تر اس معیار کو برقرار نہیں رکھا جاتا جو عالمی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، 30 دسمبر 2006 عیسوی صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے امریکی فوجوں نے انہیں عراق کٹھ پتلی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ اس میں دیکھا گیا کہ پھانسی دینے والے عراقی شیعہ رہنما صدر کے نعرے لگا رہے تھے۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔ دوستو، یہ تو تھی صدام حسین کی کہانی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اس کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔ دوستو دیکھیں، ایک ویڈیو بہت ہی محنت سے بنتی ہے، صرف ریسرچ پر ہی 5 سے 6 دن لگ جاتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کاوش کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔